आज हम कैम्ब्रिज का एएस लेवल का मई जून 2022 सीरीज़ का पेपर 1 वेरिएंट 2 सॉल्व करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस पेपर है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, विच एस्टिमेट इज़ रीज़नेबल। तो एस्टिमेशन का पहला वाला क्वेश्चन दिया है इन्होंने। 1 इंटू पार्ट ए देखते हैं। 1 इंटू 10⁻³ kg, 1 इंटू 10⁻³ kg का मतलब तो ये हो गया कि ये है हमारे पास 1 ग्राम्स। ठीक है, तो इसको हाईलाइट करके यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ग्राम। 1 ग्राम फॉर द मास ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड। ये कह रहे हैं कि जो ग्रेन ऑफ सैंड है उसका मास 1 ग्राम हो सकता है क्या। देखें, इसके बारे में थोड़ी सी रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये पेयर ऑफ रिंग्स जो होती हैं, ठीक है, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 6 ग्राम की होती है। यानी जो एक एयर रिंग होगी उसका मास आपके पास 3 ग्राम तक अप्रॉक्सीमेटली होता है। और जो बहुत छोटे बच्चे, जो 1 साल की जो बेबी होती हैं, न्यू बॉर्न बेबी या 1 साल की जो बच्चियाँ होती हैं, उनको जब आप एयर रिंग्स उनकी बनवाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1.5 और 2 ग्राम्स तक की होती हैं। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ों के बारे में आइडिया होना ज़रूरी है, तभी आप किसी चीज़ के बारे में कोई रीज़नेबल एस्टिमेट बना सकते हैं। अब ग्रेन ऑफ अ सैंड आपके पास 1 ग्राम का हो और आपके पास ईयर रिंग्स तो आपने देखी होंगी सबने। तो छोटे बच्चियों की जो छोटी वाली ईयर रिंग्स होती हैं, ज़रा उनका कान छोटा होता है, तो उनकी जो ईयर रिंग्स होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम तक की होती है। तो ग्रेन ऑफ अ सैंड कैन नॉट बी 1 ग्राम। ठीक है, तो ए इसलिए आपके पास कैंसिल हो गया। नाउ दूसरी चीज़ आपके पास बी के अंदर हम देखते हैं, तो आपके पास बी में लिखा है 1 इंटू 10⁻² क्यूबिक मीटर फॉर द वॉल्यूम ऑफ टेनिस बॉल। कह रहा है कि टेनिस बॉल का जो वॉल्यूम है वो आपके पास 1 इंटू 10⁻² है। देखिए, आपके पास टेनिस बॉल आपके हाथ में आ जाती है, तो आपके हाथ की जो विड्थ है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 8 सेंटीमीटर की होती है। 8 सेंटीमीटर की आपके हाथ की विड्थ होती है। तो आप बॉल आपके हाथ में आ गई तो आप डायमीटर ऑफ द बॉल भी 8 सेंटीमीटर अज्यूम कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि एस्टिमेशन हमें चाहिए। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ बॉल 8 सेंटीमीटर हो गया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और 8 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया कि डायमीटर ऑफ द बॉल हो गया, क्योंकि बॉल आपके हाथ में आ गई तो बॉल का डायमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया, तो रेडियस ऑफ द बॉल 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, 4 इंटू 10⁻²। यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.006, यानी आपके पास 6 जो है आपके पास क्यूबिक मीटर आपके पास वॉल्यूम है हमारे पास किसका? टेनिस बॉल का। अच्छा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप एक और तरीके से कर सकते हैं, और करके लिख लेता हूँ। मेरा बेटा, हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि टेनिस बॉल का जो डायमीटर है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इन्होंने जो वॉल्यूम दिया है उसको हम प्लग इन करके देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में। तो इन्होंने वॉल्यूम कितना दिया है? 1 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व किया तो रेडियस की वैल्यू आई 0.133 मीटर, यानी आपके पास 13 अप्रॉक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर रेडियस है, यानी 26 सेंटीमीटर बॉल का डायमीटर है, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, फुटबॉल थोड़ी है। अच्छा, अब इधर आ जाओ सी के अंदर। 1 इंटू 10⁻�0, ठीक है ना, इसका मतलब 1 इंटू 10⁻�0 का मतलब क्या हो गया? जस्ट 1 जूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 जूल। 1 जूल फॉर द वर्क डन लिफ्टिंग एन एप्पल फ्रॉम वेस्ट हाइट टू द हेड हाइट। मेरा बेटा, एप्पल का जो आप वेट अप्रॉक्सीमेशन जो करते हैं वेट के ऊपर, वो एप्पल आप 1 न्यूटन का ले लें। ठीक है, 1 न्यूटन का आपके पास एप्पल है और आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं वेस्ट से लेके हेड हाइट तक। तो बेटा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हाइट ऑफ अ पर्सन
कितनी होती है? एवरेज हाइट ऑफ अ पर्सन अप्रॉक्सीमेटली, हाइट हमारे पास एक पर्सन की हाइट 1.7 मीटर्स की होती है, ठीक है। अगर एवरेज हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.7 मीटर, तो हम ये कह लेते हैं कि वेस्ट से लेके हेड तक की जो हाइट है उसको हम ले लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वर्क डन बराबर है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कितनी है? 1। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। तो ये आपके पास 1 जूल आ गया। तो सी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट, ठीक है। हम सी को ले लेते हैं। डी पे चलते हैं, डी को चेक करते हैं। 1 × 10⁴। 1 × 10⁴ का मतलब मेरा बेटा क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपके पास 10 × 10⁻³ वॉट, मीन्स 10,000 वॉट, ठीक है, 10,000 वॉट। फॉर द पावर ऑफ अ लाइट बल्ब इन अ हाउस, एक घर में आप 10,000 वॉट का बल्ब सोच सकते हैं, इम्पॉसिबल है। आपके पास जो 1.5 टन का 1.5 1.5 टन का जो एसी घर के अंदर लगा होता है, वो भी आपके पास 2000 वॉट से 2500 वॉट तक का होता है एसी, ठीक है। इस्त्री जो आपके घर में होती है वो मैक्सिमम 2200 वॉट तक की होती है। बल्ब आप 10,000 वॉट का जला ही नहीं सकते, तो ये आपके पास इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपके पास सी आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल फॉर द एसआई बेस यूनिट इन यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो बेस यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपके पास केल्विन होता है, जो कि हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है और ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। डी के अंदर बेटा देखो डिग्री केल्विन नहीं होता, इट्स जस्ट अ केल्विन। तो मेरा ख्याल है ये तो आपको ऑल चीज बताई भी होगी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट सिस्टमैटिक एरर इज नॉट करेक्ट? यार ये बड़ी बदतमीजी है, नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट का ख्याल रखना पड़ता है, यानी सिस्टमैटिक एरर के बारे में क्या चीज गलत होगी। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। A systematic error can be caused by using incorrectly calibrated instrument. Yes, इस बारे में क्लास में काफ़ी बात हो चुकी है, तो इसको हम जानते हैं कि ये systematic error in calibration of instrument से भी होता है। दूसरा, one particular type of systematic error can affect all the measurements by the same amount. तो systematic error की definition ही ये होती है कि आपके पास जो होता है वो रीडिंग्स आपके पास ट्रू वैल्यू से इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन की या तो ज़्यादा होती हैं, आपके पास कम होती हैं। तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटिंग एंड एवरेजिंग द मेजरमेंट्स। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप रैंडम एरर को इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। डी में देखते हैं। जीरो एरर इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। यस, दिस इज करेक्ट। तो आंसर इज सी, ठीक है, क्योंकि मैं नॉट करेक्ट देखना था। नाउ मेरा बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड टू द राइट। The velocity of the object changes so that its final velocity is 3 meters per second in downward direction. जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास राइटवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। विच एरो रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया डेल्टा वी, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी को हम अपने पास ओ लेवल से u लिखते हुए आ रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v लिखते हुए आ रहे हैं। अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो मेरा बेटा डेल्टा v, और वो चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास या मैं डेल्टा v में यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं काम करता हूँ उसको लिख लेता हूँ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आप क्या कहेंगे? v माइनस u। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ v प्लस माइनस यू, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये केस जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का है। तो आपके पास जो v पॉजिटिव वेक्टर है, आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपके पास ये ड्रॉ हो गया v वेक्टर, ठीक है, ये इसका एरो बना दिया। उसके बाद फिर आपने उसको ऐड कर रहे हैं उसमें u वेक्टर। अब u वेक्टर बेटा देखो इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट। नेगेटिव ऑफ u क्या होगा? नेगेटिव ऑफ u आपके पास बन जाएगा, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, दिस इज नेगेटिव u, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव अगर टूवर्ड्स राइट है तो नेगेटिव के अंदर क्या होता है? डायरेक्शन फ्लिप हो जाती है। तो अब आपके पास नेगेटिव वेक्टर हम ड्रॉ कर देते हैं, तो नेगेटिव वेक्टर हमारे पास कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब हम इसको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर देते हैं।
तो हेड टू टेल रूल हम अप्लाई करते हैं। पहले हमने क्या किया, ये आपके पास कौन सा वेक्टर बना दिया, माइनस यू वेक्टर बना दिया। उसके बाद फिर हमने कौन सा वाला वेक्टर बनाया, वी वेक्टर बनाया। ये रहा हमारे पास वी वेक्टर। और उसके बाद फिर हम हेड टू टेल रूल से इनको ज्वाइन कर देते हैं ताकि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए। ठीक है, तो मेरा बेटा ये हमारे पास कौन सा वेक्टर था, ये v वेक्टर था। और ये कौन सा वेक्टर था, ये माइनस u वेक्टर था। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया विच इज़ v माइनस u, यानी डेल्टा v। ठीक है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो अब आपके पास ऑप्शंस देख लें कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी के अंदर क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास डी ऑप्शन सही है। कैसे कि हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर ये आ रहा और ये रहा ये रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। आसान सा सवाल था। अ कार ट्रेवल्स एंटी क्लॉकवाइज along a horizontal circular road of radius 12 मीटर as shown in figure। ठीक है, ये गाड़ी आपके पास सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। और उस गाड़ी का जो जो ट्रैक है सर्कुलर रोड का, वो आपके पास उसका रेडियस 12 मीटर है। द कार टेक्स 4 सेकंड टू मूव फ्रॉम पोजीशन पी टू पोजीशन क्यू। कह रहे हैं कि पी से क्यू जाने में गाड़ी को आपके पास कितने सेकंड्स लगे, 4 सेकंड्स लगे पी से क्यू जाने में। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मेरा बेटा एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑफ द कार फॉर द जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू जाने में उसको एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या थी। तो मेरा बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पी ये रहा, क्यू ये रहा, इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। यानी अगर मैं इसको यूँ ड्रॉ करूँ पी से क्यू तक, तो ये आपके पास ये बना। अच्छा बेटा, आपके पास अगर सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस है, तो आपके पास सेंटर से ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपके पास रेडियस ही होगा। तो ये डिस्टेंस भी आपके पास 12 मीटर हो गया। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये आपके पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये जो पिंक वाली साइड है ये आपके पास क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। तो हम अपने मशहूर अंकल पाइथागोरस को इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज की डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं जो कि कैलकुलेटर में आ रही है 16.97। नाउ मेरा बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 16.97। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 16.97। और आपके पास ऊपर उसने लिखा हुआ है, येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, द कार टेक्स 4 सेकंड्स फ्रॉम पी टू क्यू। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, 4 सेकंड्स लगे। तो 16.97 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपका आंसर है 4.2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। द वाटर सरफेस इन अ डीप वेल इज 78 मीटर, अच्छा, बिलो द टॉप ऑफ द वेल। ठीक है, अच्छा, अ पर्सन एट द टॉप ऑफ द वेल ड्रॉप्स अ हैवी स्टोन डाउन द वेल, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल। अच्छा जी, मींस एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी और वो होगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आपके पास, आपको हाइट दे दी। ठीक है, और उसे स्टोन ड्रॉप किया हुआ है तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, और द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड है। ये तो कहानी बदल दी लेकिन कह रहे स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास 330 मीटर्स पर सेकेंड है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द पर्सन ड्रॉपिंग द स्टोन एंड हेयरिंग इट हिटिंग द वाटर। ठीक है, मेरा बेटा आपके पास क्या हुआ कि ये आपके पास कुआं है। ठीक है, और आपके पास इस हाइट से, टॉप हाइट से
उसने एक अदद स्टोन ड्रॉप किया। इस वक्त इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है और कुएं की जो डेप्थ है वो हमारे पास कितनी है, 78 मीटर्स, ठीक है, 78 मीटर। और बॉटम ऑफ द कुआं जो है वो आपके पास ये पानी है, ठीक है। तो ये आपके पास ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.81 है, ठीक है। अच्छा, ये स्टोन आपके पास नीचे ट्रेवल करता हुआ आया 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 और इसने आके हिट किया, ठीक है। तो उसने कुछ टाइम लिया ट्रेवल करने में और ट्रेवल करके पानी तक पहुंचने में, यानी टाइम टू रीच द बॉटम ऑफ द वेल, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जब ये यहाँ पे उसने हिट कर दिया तो स्टोन तो अंदर ही चला गया, लेकिन अंकल जो बाहर खड़े हुए थे या जो बच्चा बाहर खड़ा हुआ था उनको पानी की आवाज़ आई। तो आपके पास जो साउंड है वो आपके पास ट्रेवल करा अपवर्ड डायरेक्शन में और आपके पास यहाँ पे जो अंकल खड़े हुए थे कुएं के साइड पे उनको साउंड सुनाई दिया। अब साउंड जो है आपके पास एयर में कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है और उसकी वेलोसिटी उसने आपको दे दी है, वो कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड आपके पास कितनी दी हुई है, 330 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो साउंड की जो स्पीड है वो आपके पास वेलोसिटी 330 दे दी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आपके पास ऊपर ट्रेवल करके आ रही है। साउंड जो ऊपर ट्रेवल करा उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी आपके पास ज़ाहिर है 78 मीटर ही ट्रेवल करेगा। क्लियर है? कैसे पता हमें? क्योंकि ज़ाहिर है कुएं के बॉटम से लेकर टॉप तक की हाइट भी 78 मीटर्स ही होगी, ठीक है। तो आपके पास जो साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 78 मीटर ट्रेवल किया। वो कह रहा है टोटल टाइम आपके पास कितना लगा कि स्टोन नीचे गया, उसे हिट किया पानी को और फिर पानी की आवाज़ ऊपर आई और यहाँ पे अंकल ने इस पॉइंट पे सुन ली। तो बेटा दो तरह की क्वेश्चंस आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं। एक आपके पास जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है वो आपके पास जिसके अंदर एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है और आपके आपके पास टाइम आपको निकालना है। तो मेरे पास अगर आप डेटा देखें तो हमारे पास ब्लैक कलर से ले लेते हैं हम, ठीक है। अरे यार स्पेस बड़ी कम है, खैर चलो यहीं पे लिखते हैं। ये देखो तुम्हारे पास डिस्टेंस जो है 78 मीटर है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हारे पास 9.81 है और तुम्हें टाइम निकालना है। तो यहाँ से तुम्हें पता लग जाता है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल्स टू 0, दिस होल फैक्टर्स बिकम 0। तो आपके पास s की जगह आपने 78 पुट किया, यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, 1/2, a की जगह आपने 9.81 रखा और टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपने टाइम निकाल लिया कैलकुलेटर से जो कि आपके पास आया 3.98 सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास इतना टाइम लगा स्टोन को बॉटम ऑफ द वेल यानी कुएं की गहराई में पहुंचने के अंदर, ठीक है। अब आपके पास स्टोन तो चला गया अंदर, ठीक है, ये स्टोन आपके पास अंदर चला गया। अब यहाँ से साउंड ने जो आके स्प्लैश हुआ तो साउंड ने ऊपर ट्रैवल करना शुरू किया। साउंड आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना लिया इसने, 78 और नीचे लिखना पड़ेगा बेटा, क्या हो गया जी, वेलोसिटी आपके पास 330, डिस्टेंस था आपके पास 78 अपॉन टाइम, टाइम आपको निकालना है। तो यहाँ से आपके पास जो टाइम आया वो आया 0.236। हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस वाले टाइम और इस वाले टाइम को ऐड कर देंगे, तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 4.22 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास डी आंसर हुआ, 4.22 सेकेंड्स। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं अगर हमारे पास नीचे ऊपर के लिए जगह खराब ना हो, ठीक है भाई। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which statement is not a requirement of a pair of forces that obeys न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो अगेन रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं, फिर नॉट रिक्वायरमेंट खुद ही उसमें से अलग हो जाएगी, ठीक है।
तो आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ क्या था, टू फोर्सेस आपके पास अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ए ऑप्शन में, देखिए द फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जी एक्शन रिएक्शन पेयर इसी तरह बनता है। और बी देख लेते हैं, द फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ज़ाहिर ज़रूरी है आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, यही तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा और ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा, ठीक है। सी देखते हैं, द फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, कह रहा है कि जो फोर्स आपके पास एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए ज़रूरी है कि वो दो ऑब्जेक्ट्स दोनों एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हों। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो तुम्हारे हाथ में दो मैग्नेट हैं, ठीक है, यानी एक हाथ में एक मैग्नेट है, एक हाथ में एक मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब तुम उनको रिपेल करोगे, पीछे की तरफ लेके जाओगे, तो यू विल फील एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। या तुम यूं कह लो कि बॉल जो है तुमने ड्रॉप की ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, तुमने 1 मीटर की हाइट से तुमने अपनी बालकनी से ड्रॉप की बॉल टू द ग्राउंड, तो आपके पास अर्थ जो है वो बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास इज कॉल्ड वेट। बिल्कुल इसी तरीके से बॉल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। और बॉल और ग्राउंड दोनों एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट नहीं है, तो सी आपके पास मोस्ट लाइकली आंसर बन रहा है, ठीक है। डी देख लेते हैं, द फोर्सेस आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी सही है, तो आपके पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7 हो गया। 8, अ चाइल्ड ऑफ मास 20 kg stands on a rough surface of a sledge of mass 40 kg, ठीक है। एक बच्चा है, उसका मास है 20 kg, ठीक है। और ये रहा वो बच्चा 20 kg का, ठीक है। और पहले ये अंकल के हम आँख नाप, ये हम आंखें ख़त्म करें। अच्छा आगे चलते हैं। तो ये बच्चा 20 kg का है, ठीक है, और ये एक स्लेज के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, और स्लेज का मास है 40 kg। और ये जो स्लेज की अंदर की जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, ठीक है। द स्लेज कैन स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, कह रहा है ये जो सरफेस है ये आपके पास फ्रिक्शनलेस सरफेस है। वन एंड ऑफ अ रोप इज अटैच टू द स्लेज, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपके पास रस्सी का आपके पास वो किससे लगा हुआ है, पोल से होता हुआ और स्लेज पे आके लगा हुआ है। द रोप passes अराउंड अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पोल, ये फिक्स फ्रिक्शनलेस पोल है, यानी यहाँ से ये आपके पास घूम के और इधर से जा रहा है बच्चे के हाथ में, ठीक है। एंड द अदर एंड ऑफ द रोप इज हेल्ड बाय द चाइल्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। द रोप इज हॉरिजॉन्टल, द चाइल्ड पुल्स ऑन द रोप विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, कह रहे बच्चे ने रस्सी को अपनी तरफ खींचा विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, 12 न्यूटन की फोर्स से उसने रोप को अपनी तरफ खींचा। तो मेरा बेटा जब उस बच्चे ने रोप को अपनी तरफ खींचा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आपके पास, टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। और टेंशन इन द स्ट्रिंग उसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 न्यूटन, ठीक है। जब बच्चा रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है तो टेंशन अपोज करेगी उस चीज़ को, ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आपके पास क्या होगी, 12 न्यूटन, ठीक है। अच्छा अब टेंशन इन द स्ट्रिंग आपके पास 12 न्यूटन हो गई। और फिर आगे क्या कह रहा है, दिस कॉजेज द चाइल्ड एंड द स्लेज टू मूव विद इक्वल एक्सेलरेशन, कह रहा है कि स्लेज और चाइल्ड सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं टूवर्ड्स द पोल। सवाल में उसने हमसे क्या कहा है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द चाइल्ड एंड द स्लेज, ठीक है। बच्चे ने रोप को अपनी तरफ खींचा 12 न्यूटन से, तो स्ट्रिंग के अंदर जो रोप के अंदर टेंशन हुई वो 12 न्यूटन हुई अवे फ्रॉम द बच्चा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा उसके बाद आपके पास बच्चा स्लेज के ऊपर खड़ा हुआ है और स्लेज की जो सरफेस है वो हमने ऊपर बात की है, स्टैंड्स ऑन अ रफ सरफेस, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, रफ सरफेस ऑफ स्लेज, ठीक है। तो बच्चा आपके पास जब रोप को अपनी तरफ खींचेगा
ठीक, स्लेज जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, ठीक है, और स्लेज जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी वो आपके पास इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन चाइल्ड बाय स्लेज, और इसको एफ से रिप्रेजेंट। रीजन क्या है कि बेटा जब वो रोप को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो जब बच्चा खींच रहा होगा तो बच्चा आगे की तरफ जा रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करेगी मोशन को, ठीक है, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास अगर स्लेज को देखें तो स्लेज के अंदर आपके पास, ब्लू कलर लेते हैं, स्लेज के अंदर जो ये वायर है, जो रोप है, ये नीचे वाली रोप जो है, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ताकि स्लेज आगे की तरफ जाए, और ये भी आपके पास 12 न्यूटन होगी। ये आपके पास हो गई 12 न्यूटन। अच्छा, अब अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स ऑन चाइल्ड बाय स्लेज इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्लेज बाय चाइल्ड इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर स्लेज बच्चे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो आपके पास स्लेज, बच्चा अपोज करेगा स्लेज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अच्छा, तो ये अब आपके पास दो हमारे पास इक्वेशंस बन गई। एक बच्चे की इक्वेशन अगर हम लिखें तो टेंशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इज इक्वल्स टू एम ए। टेंशन कितनी है 12 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, मास कितना है बच्चे का 20 kg, और एक्सेलरेशन ए। ये बच्चे की इक्वेशन हो गई। अगर स्लेज की इक्वेशन बनाऊं तो स्लेज के हिसाब से देखो, तुम्हारे पास 12 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ स्लेज कितना है हमारे पास 40 kg। तो यहाँ मैंने 40 ए लिख दिया। मेरा बेटा अगर ये हम इक्वेशन यहाँ पर बनाएं, ऐड करें दोनों को, तो मेरे पास फ्रिक्शन दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस एफ और माइनस एफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 12 + 12 दैट गिव्स यू 24। तो ये 24 इज इक्वल्स टू 40 + 20 60 टाइम्स ए, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द चाइल्ड एंड द स्लेज। तो कहीं पे भी उठा के पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास क्या है 12 - f इज इक्वल्स टू एम ए। इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 एम्प्लॉयज दैट 12 - f इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स 0.4। यहाँ से मेरे पास बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 न्यूटन। तो आंसर आपके पास आ गया ए। नाउ नेक्स्ट, अ स्टोन एस एंड अ फोम रबर। अच्छा, एक पत्थर है और एक आपके पास फोम रबर है। बॉल आर आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, they are released from rest। उसी का कहा कि आपके पास एक स्टोन है, उसका नाम है एस, और एक फोम रबर है, उसका नाम है आर। दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और दोनों का वॉल्यूम सेम है। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड फॉल वर्टिकली थ्रू एयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्रू एयर का मतलब बेटा क्या हुआ, क्या आपके जहन में आ जाना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जहन में टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, लो आगे लिख दिया उसने, बोथ रीच टर्मिनल वेलोसिटी। Which graph best shows the variation with time t of the speed v of the stone and of the rubber ball। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि कौन सा ग्राफ आपके पास बता रहा है कि आएगा। दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास सेम होगी या अलग अलग होगी, किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये हमें देखना है।
मेरा बेटा हम अज्यूम कर लेते हैं स्टोन के लिए एस है ना, तो वेट ऑफ द स्टोन हम अज्यूम कर लेते हैं 10 न्यूटन। ठीक है, अब जब आपके पास स्टोन नीचे आ रहा होगा तो वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एयर रेजिस्टेंस आई कॉल इट ए इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एम ए। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, रिजल्ट न्यूटन सेकंड लॉ, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। वेट ऑफ द स्टोन हमने 10 न्यूटन अज्यूम किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ। मेरे पास एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं मालूम, इज इक्वल्स टू मास। बेटा हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास 10 न्यूटन पर केजी या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, तो मास हो जाएगा 1। ठीक है, और एक्सेलरेशन ए, अगर ए की वैल्यू मैं निकालूं तो 10 माइनस ए बनेगी। अब मेरा बेटा रबर की जो आपके पास बॉल है उसका चेक करें। वेट ऑफ द रबर हम अज्यूम कर लेते हैं एग्जैक्टली हाफ, 5 न्यूटन। ठीक है, अब लगाओ न्यूटन सेकंड लॉ, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एम ए। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स यू मास 0.5 टाइम्स ए, और ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए डिवाइडेड बाय 0.5। तो क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि आपके पास रबर की एक्सेलरेशन कम होगी और स्टोन की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब आपके पास स्टोन की ज़्यादा होगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी हायर होगी। तो क्लियरली आंसर हमारे पास डी नज़र आ रहा है। ठीक है, ए में देखो बेटा स्टोन की वेलोसिटी कम है और आपके पास उसकी एक्सेलरेशन कम है, तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी कम आई आपके पास, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वो दिखा रहा है एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ठीक है, बी में तुम देखो तो तुम्हारे पास स्टोन का जो ग्रेडियंट है वो आर के मुकाबले में आपके पास ज़्यादा स्टीप है। सी में तुम देखो आर और एस दोनों सेम दिखा रहा है, और डी में आपके पास वो कह रहा है आखिर में जाके दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी सेम रहेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो बी आंसर है आपका। Now the last one, 10. Two balls x and y are moving towards each other with speed 5 meter per second and 15 meter per second respectively. They make a perfectly elastic head-on collision and ball y moves to the right with a speed of 7 meters per second. Ball y कह रहे हैं rightward direction move करने लगी, ये y, और इस डायरेक्शन मूव करने लगी कितनी स्पीड से, 7 मीटर्स पर सेकेंड। What is the speed and the direction of ball x after the collision? कह रहा है कि बॉल x की स्पीड बताओ और डायरेक्शन बताओ। तो हमारे पास बॉल x बना दी, लेकिन हमारे पास ये नहीं मालूम कि ये आपके पास राइटवर्ड जाएगी या लेफ्टवर्ड जाएगी, ये भी नहीं मालूम, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हमारे पास मासेस नहीं दिए हुए, तो अब हमारे पास ले दे के सिर्फ एक ही फार्मूला बचता है और वो है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये हमने क्लास में काफ़ी सॉल्व किए थे ऐसे क्वेश्चन। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। u1 क्या है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, टूवर्ड्स द राइट है तो पॉजिटिव है। u2 क्या है आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड, टूवर्ड्स द लेफ्ट है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास 5 माइनस माइनस 15 इज इक्वल्स टू v2 आपके पास क्या है 7 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द राइट, तो ये आपने 7 लिख लिया, माइनस v1 हमें निकालना है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, हो सकता है आप में से किसी के समझ में ना आए ये u1 u2 क्या आ गया, तो मैं इसको ux
यू वाई, वी वाई और वी एक्स लिख देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब दोबारा इस चीज़ को पढ़ देता हूँ। ux is the initial speed of x, uy is the initial speed of y, और ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है। vy is the final speed of y और vx is the initial final speed of x, और ये माइनस साइन फॉर्मूले का है। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, 5 + 15 यानी 20, और 20 इज इक्वल्स टू 7 - vx, और यहाँ पर आपके पास vx बराबर हो गया 7 - 20, और ये बराबर हो गया -13। तो 13 आपके पास माइनस का मतलब हो गया टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो आपके पास बी आंसर हुआ।